नमस्कार। आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। आज हम आज़ाद हैं। आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं क्योंकि अनगिनत युवकों ने अपने प्राणों की बलिवेदी राष्ट्र के नाम अर्पित कर दी। अनगिनत लोगों ने आराम और अमीरी की जिंदगी को त्याग कर कष्ट और कारागार को अंगीकार कर लिया और इसलिए हम स्वतंत्र हैं और आपसे खुल करके बात करने की स्थिति में हैं। ऐसे ही एक अमर सेनानी थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो 27 फरवरी 1931 को गोरे सिपाहियों से लड़ते हुए शहीद हो गए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। उनके शहादत दिवस पर आज हम तथ्यतः में उनके जीवन पर एक नज़र डालेंगे। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावड़ा ग्राम में चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ। वैसे उनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के पतरका गांव के रहने वाले थे और इसलिए इसको लेकर के कई बार विवाद होता है कि वो उन्नाव ज़िले के थे अलीराजपुर के, लेकिन उनका जन्म अलीराजपुर के भावड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता सीताराम तिवारी की 3 शादियां थी। 2 पत्नियां पहले बहुत कम उम्र में ही गुजर गईं और तीसरी पत्नी थी जगरानी देवी, जो चंद्रशेखर तिवारी की मां थी। बचपन से ही चंद्रशेखर बहुत ही कठोर संकल्प और उग्र स्वभाव के थे और इसका परिचय उन्होंने बहुत शुरू में ही दे दिया था। उनके एक शिक्षक थे मनोहर लाल त्रिवेदी, जो बड़े कड़े थे और अनुशासन प्रिय थे और गलती करने पर बेंत से अपने छात्रों की पिटाई भी करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने जानबूझकर एक गलती की, ये देखने के लिए कि ये छात्र उसको ठीक कर पाते हैं या नहीं। तो उनके बड़े भाई ने तो ठीक कर लिया, लेकिन चंद्रशेखर उठे और उसी बेंत से उन्होंने अपने उस शिक्षक की पिटाई कर दी। पास में उनके पिता सीताराम तिवारी भी बैठे थे। जब तक वो कुछ बोलते, डांटते, मारते, तब तक उन्हें मनोहर लाल त्रिवेदी ने रोक दिया और चंद्रशेखर ने कहा कि अगर हमें गलती करने पर बेंत से पीटा जा सकता है तो जो भी कोई गलती करेगा उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मनोहर लाल त्रिवेदी इतने उदार थे कि उन्होंने न सिर्फ उनके पिता को रोका बल्कि बुरा भी नहीं माना और आगे भी अपना स्नेह उनको देते रहे। बल्कि जब एक बड़े ही मशहूर क्रांतिकारी हो गए और जब अपने लोग भी उनसे बचते थे, उस समय भी मनोहर लाल त्रिवेदी अपनी नौकरी की परवाह नहीं कर उनसे मिलते रहते थे और उनको नौकरी दिलाने में भी मदद की थी। बचपन में उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं था। स्कूल जाने के जगह ओरछा के जंगल में चले जाते थे और वहाँ वो तीर धनुष का अभ्यास करते या कभी थानेदार सिपाही खेल खेलते। तो त्रिवेदी जी ने उनको वहाँ के तहसीलदार से कह के एक नौकरी दिलवा दी, लेकिन वही बात है जिसके अंदर क्रांति की ज्वाला धधक रही, वो नौकरी कितने दिन करेगा। फिर उन्होंने ये बात बिल्कुल ही गवारा नहीं थी कि बार बार अधिकारियों के सामने झुकें, नमस्कार करें, तो वो बच कर के निकल जाते थे। उनके सहकर्मियों ने कहा कि इस तरह से तो तुम्हारी नौकरी रही। उन्होंने कहा नौकरी करना ही कौन चाहता है। फिर वे वहाँ से मुंबई भाग गए और वहाँ बड़ा ही कठोर और अभाव का जीवन उनको जीना पड़ा, लेकिन मुश्किल से उन्हें फिर एक काम मिला। जहाज़ रंगने में जो रंगसाज होते हैं उनकी मदद करने का काम मिला और उस काम में वे लग गए जहाँ बहुत कम पैसे मिलते थे। एक छोटे से कमरे में 8-10 मजदूर रहते थे तो क्या स्थिति होगी, इतना प्रदूषण हो जाता था। कुछ लोग बीड़ी पीते थे, लेकिन उसी में वे रहते थे। लेकिन उदारता इतनी थी कि अगर किसी को ठंड लग रही हो तो अपना ओढ़ना कंबल भी दूसरे को दे करके सिर्फ धोती ओढ़ करके जो है पूरी गहरी नींद में सो जाते थे। तो ये तो उनके शुरुआती जीवन की कहानी है, लेकिन अगर उनके क्रांतिकारी जीवन पर हम विचार करें तो देखते हैं कि बहुत कम उम्र में ही वो एक बड़े क्रांतिकारी बन गए थे। उन्हें बनारस भेजा गया था संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि उनका बेटा देश का एक सम्मानित संस्कृतज्ञ बने। लेकिन जिसके अंदर आंदोलन और क्रांति की आग हो, जिसके अंदर ये संकल्प हो कि जो विदेशी औपनिवेशिक सत्ता है उसके जुए को ध्वस्त करना है, वो भला कहाँ उसमें रम पाएगा। इसलिए जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन
शुरू किया और असहयोग का आह्वान किया तो उस आंदोलन में शामिल हो गए और तुरंत गिरफ्तार हो गए 15 साल की उम्र में। जब उनको अदालत में हाजिर किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा नाम, उन्होंने कहा आज़ाद। पिता का नाम स्वाधीनता, घर जेल खाना। इससे वो मजिस्ट्रेट इतना नाराज़ हुआ कि तुरंत कहा कि इसको 15 बेंत की सज़ा दी जाए। उस समय जो बेंत की सज़ा का प्रावधान था वो इस तरह नहीं था कि जैसे कोई शिक्षक छात्र को पीट देता है, बल्कि उसके लिए जेल ले जाकर पेशेवर जो है पीटने वाले होते थे और उनसे पिटाई की जाती थी, तो उनको भी जेल ले जाया गया और वहाँ एक पेशेवर पीटने वाले से कपड़े उतार करके पीटा जाता था। लेकिन हर बार जब बेंत पड़ती थी तो चंद्रशेखर आज़ाद चिल्लाते थे महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और इस तरह बिना विचलित हुए वो बेंत खाते रहे। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जिस क्रांतिकारी ने हिंसक रास्ते को ही अपनाया था, उनके अंदर भी महात्मा गांधी के लिए इतनी श्रद्धा थी। और जब जेल से निकले तो उनको 3 आने दिए गए थे, लेकिन उस पैसे को उन्होंने जेलर के मुंह पर फेंका और आगे बढ़ गए। तो ये संकल्प हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद में शुरू से ही था और उसी समय से उनका नाम आज़ाद हो गया। और उन्होंने एक नारा भी दिया कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे हम, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे हम। और ये ताउम्र उन्होंने निभाया भी कि आज़ाद ही रहेंगे, कभी वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, जिंदा वो पकड़े नहीं गए। उनका संबंध जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हुआ, जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद चैटर्जी, अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्र नाथ सान्याल और सचिंद्र नाथ बख्शी ने की थी। और उसी दल ने काकोरी ट्रेन डकैती को भी अंजाम दिया था 9 अगस्त 1925 को, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। उसमें सभी लोग पकड़े गए थे, लेकिन ये नहीं पकड़े गए, 17 लोग पकड़ लिए गए थे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है वेश बदल करके घूमते रहे। और जैसा कि आपको पता होगा कि इस काकोरी ट्रेन डकैती में 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह सेठ, ये ठाकुर रोशन सिंह। और 2 को काला पानी हुआ था, सचिंद्र नाथ सान्याल और सचिंद्र नाथ बख्शी। मनमथ नाथ गुप्त को आजीवन कारावास और कई अन्य को भी जो है सो जेल के अलग अलग कालखंड के लिए उनको सज़ा मिली थी। जब राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी हो गई तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का भी काम इनके ही ऊपर आ गया। और 1928 में 8-9 सितंबर को उसकी दिल्ली में बैठक हुई, इसमें जो अग्रिम पंक्ति के क्रांतिकारी थे उन्होंने हिस्सा लिया और भगत सिंह के सुझाव पर उसके नाम में सोशलिस्ट जोड़ दिया गया। और उसमें जो सैनिक विभाग था उसके अध्यक्ष बनाए गए चंद्रशेखर आज़ाद। तो उन्होंने जो एक सेनापति के रूप में उसका नेतृत्व शुरू किया। और उसके बाद इस दल ने निर्णय लिया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाएगा। लाला लाजपत राय अपने समर्थकों के साथ साइमन कमीशन जब लाहौर गया तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन उन पर इतनी लाठियां पड़ी कि अंत में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए इन लोगों ने निर्णय लिया कि लाहौर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जे एस्कॉट्स की हत्या की जाएगी। और इसकी योजना बनी, लेकिन उसमें कुछ पहचान की ऐसी गड़बड़ी हुई कि जे एस्कॉट्स की जगह जेपी सॉन्डर्स जो है वो मारा गया। और बाद में इन्होंने एक पोस्टर भी जो है सो निकाला था, जिसमें ये साफ लिखा हुआ था, वो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से पोस्टर निकला था कि हमने लाला जी की हत्या का बदला लिया है। ये भी उसमें लिखा हुआ था कि ठीक है, हमारे पास उतने हथियार गोला बारूद न हो कि हम इतनी बड़ी हुकूमत के साथ टक्कर लें, लेकिन हम ऐसे अपमानों का बदला तो लेंगे ही, और हमें चाहे फांसी दे दी जाए, लेकिन हम इस अन्याय पर जो टिकी व्यवस्था है, जो जुल्म व सितम है, हम जो है उसको उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वैसे खून बहाने से हम खुश नहीं हैं, किसी व्यक्ति की हत्या करके हम खुश नहीं हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो एक क्रूर समाज, एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए हमको लाचारी में जो है ये काम करना पड़ा। बलराज के नाम से ये निकला था क्योंकि उनके कई नाम थे, उसमें एक बलराज भी था, एक ब्रह्मचारी भी था। वो ब्रह्मचारी सचमुच थे भी और इस नाम से भी उनके मित्र जानते थे। तो अलग अलग जो है सो छद्म नाम क्रांतिकारी रखते थे, ये कोई नई बात नहीं है। इसमें जो विश्वनाथ
वैशंपायन उनके बड़े निकट के सहयोगी थे और क्रांतिकारी थे। उन्होंने घटना का ज़िक्र किया है उनकी जीवनी में कि ठाकुर मलखान सिंह जो ढिढमपुरा में रहते थे, उनके यहाँ से इनका आना-जाना था, उनके यहाँ ठहरते थे और उनके यहाँ इनकी एक बहन थी। शायद वो मुँहबोली बहन रही होगी और वो जो थी इनका तो स्वागत करती थी, लेकिन ब्रह्मचारी का नाम लेकर और भी जो क्रांतिकारी जाते थे उनका भी स्वागत करती थी। वहाँ एक अजीब घटना घटी कि एक औरत वहाँ आई, ठाकुर साहब को किसी निमंत्रण के सिलसिले में निमंत्रण देना था, तो उसकी नज़र पड़ी चंद्रशेखर आज़ाद पे। हालांकि थोड़ी उम्र भी हो गई थी और विधवा भी थी, लेकिन वो काफ़ी आकृष्ट हो गई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति और उनकी बहन से उन्होंने अपनी इच्छा भी व्यक्त की। तो उनकी बहन ने तो काफ़ी उसको समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी कि नहीं नहीं मुझे मिलवा ही दो, तो शायद अपने जो है मुहबेले भाई की अग्नि परीक्षा में वो वहाँ छत पर सोते थे, वहाँ भेज दिया और जो जीने का दरवाज़ा था बंद कर दिया। जब वो महिला पहुंची और इनके बिस्तर पर बैठ गई तो पहले तो चंद्रशेखर आज़ाद थोड़े पीछे हुए, लेकिन फिर और बगल में आई तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों आई हैं, अपने आने का मकसद बताइए। उन्होंने हाव भाव से जब कुछ कहा तो उन्होंने उसको डांटा और वो जो है सो सीढ़ी की ओर भागी, लेकिन देखा दरवाज़ा बंद है। उस औरत ने कहा कि मैं भी हल्ला करके आपको बदनाम कर दूंगी। फिर उन्होंने डांटा। बिना एक क्षण भी सोचे हुए चंद्रशेखर आज़ाद 10-12 फीट ऊंची जो छत थी वहाँ से कूद गए और मंदिर की ओर वहाँ से चल पड़े, क्योंकि उनका मानना था कि एक क्रांतिकारी के जीवन में बाकी अन्य चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। ये उनके दृढ़ संकल्प और चरित्र का जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं उनके जीवन में घटी। तो आप देखेंगे कि उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से जो है सो देश के लिए समर्पित जीवन था। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले वे जवाहरलाल नेहरू से भी मिले थे और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में 3 पृष्ठ लिखा है कि उनसे मिलने एक युवक आया और उन्होंने लिखा है कि उनका नाम सुन चुके थे, यानी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम उन्होंने सुना था। अब क्यों मिलने आया? क्योंकि उस समय गांधी इरविन वार्ता हो रही थी और वो ये जानना चाहते थे कि इस वार्ता में जो क्रांतिकारी हैं उनके लिए कोई गुंजाइश है कि नहीं, क्या उन्हें भी इसी तरह भटकते रहना होगा, भागते रहना होगा, या कोई उस वार्ता का विषय जो है क्रांतिकारियों के भविष्य को लेकर के भी है। तो बहुत साफ कर दिया नेहरू ने कि एक अहिंसात्मक संगठन जो कांग्रेस है वो हिंसात्मक काम करने वालों के बारे में कोई बात नहीं कर सकती है। फिर इन्होंने कहा चंद्रशेखर आज़ाद ने कि उनका भी मानना है कि हिंसा या आतंकवाद से कोई बहुत बड़ी चीज़ हासिल नहीं होगी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी मिल जाए ऐसा भी वे नहीं मानते हैं। उन्होंने फिर पूछा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे, जिसका जवाब कुछ भी नहीं था जवाहरलाल नेहरू के पास। लेकिन उन्होंने ये पंक्ति लिख दिया है कि ये क्रांतिकारी जो थे ये फांसीवादी सोच के थे, फैसिस्ट माइंड। और उसके बाद लिखते हैं कि उसके 2 या 3 सप्ताह बाद दिल्ली में उनको सूचना मिली कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। इसके ऊपर मनमथनाथ गुप्त ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की है कि जवाहरलाल नेहरू जो इतने सम्मानित नेता थे, जिनका नाम और सम्मान देश ही नहीं विदेशों में भी था, और इतने बड़े विद्वान थे कि देश क्या विदेशों के भी सारे आंदोलनों की जानकारी रखते थे, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि वे अपने देश के क्रांतिकारियों की विचारधारा को भी नहीं समझ पाए और उसे उन्होंने फैसिस्ट कह दिया। इसलिए बहुत सारे उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया है कि किसी भी तरह से क्रांतिकारियों की सोच जो थी वो फांसीवादी सोच नहीं थी। और यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है, जैसा कि लिखा है कुलदीप नैयर ने कि विदाउट फियर, वो ट्रायल ऑफ भगत सिंह अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जो धन की व्यवस्था होती थी वो चंद्रशेखर आज़ाद करते थे अपने संगठन के लिए, और मोतीलाल नेहरू और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से उन्हें काफ़ी मदद मिलती थी। और सबसे जो खास बात उनमें ये थी कि वो जहाँ खतरनाक काम होता था वहाँ वो खुद आगे जाते थे और सबको पीछे रखते थे, यानी खतरा अगर कोई होगा तो हमारे ऊपर खतरा होगा, दूसरों को बचाने की कोशिश करते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो तब देखने को मिला जब 27 फरवरी को अल्फ्रेड पार्क में वो पुलिस अधिकारियों से घिर गए। जो स्पेशल सुपरिटेंडेंट
सीआईडी था जेआरएच नॉट पावर, वो 2 और सिपाहियों के साथ आ गया, जान मोहम्मद और एक गोविंद सिंह था। उस समय सुखदेव राज उनके एक साथी थे, वो भी वहाँ पर थे, और जैसे ही पूछा इनसे नॉट पावर ने कि तुम कौन हो, तो इन्होंने गोलियां चला दी। और इस तरह से जो इन्होंने गोली चलाई तो उसके हाथ पे लगी और उसका मैगजीन जो है सो छूट करके नीचे गिर गया, लेकिन उधर से भी गोलियां चली, पहले इनके जांघ में गोली लगी और फिर अंत में वे मारे गए। पोस्टमार्टम कराया गया क्योंकि नॉट पावर ने कहा था कि बिना चीर फाड़ के जो है इसकी लाश को नहीं जाने देना है। तो पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने कहा कि 2 गोलियां घातक हुई, एक उनके सिर पर लगी और एक उनके सीने पे, और उसमें ये कहा कि नहीं, उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि अगर आत्महत्या होती तो जो सर में जो गोली है वह चमड़ी और बाल में जलन होती, उसके कोई निशान जो है सो नहीं मिले थे। खैर ये जो भी हो, उन्होंने आत्महत्या की नहीं की, लेकिन ये बात है कि उन्होंने जो कहा था कि हम जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, उस बात को उन्होंने बिल्कुल जो है निर्वाह किया उसका, और वो जिंदा नहीं पकड़े गए। लेकिन कितनी घृणित सोच थी अंग्रेज़ों की कि मरने के बाद भी उनकी लाश को अपमानित किया गया और उनके खून को कुत्ते से चटाया, शायद अपनी वफादारी दिखाने के लिए वे अंग्रेज़ अधिकारी कर रहे थे। उनके जो है शव को घसीटा भी गया, तो इस तरह से अपमानित किया गया और उनकी लाश को दिया भी नहीं गया और फिर अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब वो मरे तो उनके पास से 448 रुपये, 16 गोलियां और 22 खाली कारतूस मिले। एक और भी ध्यान देने की बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद इतने लोकप्रिय हो गए थे अपने जीवन की, बहुत सारे लोग जो हैं वो आज़ाद बन करके घूमते थे और लोगों को ठग भी लेते थे। उनके प्रति जो लोगों का सम्मान था, इसलिए उनको उनके नाम से पैसे भी मिल जाते थे। उनके मरने के बाद भी बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई और ये भी कहा गया कि वो शादीशुदा थे और उनकी पत्नी भी जीवित हैं, और जिस महिला का नाम लिया जाता था वो देवी जी भी चुपचाप नरों व कुंजरों की भांति खंडन नहीं करके उस अफवाह को हवा दे रही थी कि मैं किस किस बात का खंडन करूं और किस बात की पुष्टि करूं। उनकी माता जगरानी देवी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा मारा गया, क्योंकि इतनी बड़ी हुकूमत से उनका बेटा लड़ कैसे सकता है और फिर वो मारा कैसे जाएगा। इसलिए विश्वनाथ वैशंपायन ने लिखा है कि जब वो इनसे मिलने गए तो उनको पूरा दिखाई नहीं पड़ता था, तो उन पूरे गाल को टटोला, फिर पीठ को देखा, तो उनको लगा कि ये जो है सो एक माता का जो प्यार होता है वो था उसमें। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर को माता था और जो है सो नीचे गाल के चोट के कारण थोड़ा गड्ढा था, तो मैं ये देख रही थी कि ये हमारा चंद्रशेखर है या नहीं, लेकिन जब वो नहीं मिला तो मैं समझ गई कि ये चंद्रशेखर नहीं है। तो ये उनकी माता को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन हम इस पूरी कहानी को ख़त्म करें इसके पहले कुछ बातें बता देनी ज़रूरी है कि जो उनका समर्पण था उसमें उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि उनका परिवार कैसे है, क्योंकि बहुत अभाव में उनका परिवार रहता था। एक बार गणेश शंकर विद्यार्थी को पता चला कि इनके परिवार में कितनी आर्थिक संकट, कितना संकट है, आर्थिक कितना कष्ट है, तो उन्होंने 200 रुपये दिए थे चंद्रशेखर आज़ाद को कि अपनी माँ को दे देना। लेकिन उन्होंने ये पैसे जो है सो क्रांति और क्रांतिकारियों के ऊपर खर्च कर दिए। बाद में फिर जब गणेश शंकर विद्यार्थी मिले तो उन्होंने पूछा कि तुमने पैसे दे दिए थे, तो उन्होंने कहा कि अरे वो बूढ़े बूढ़ी के लिए तो 2 गोलियां ही काफ़ी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका सम्मान या स्नेह अपनी माँ के प्रति नहीं था, लेकिन देश के प्रति समर्पण इतना था। उस समय एक होड़ थी त्याग की। आज जहाँ होड़ है कि हम कैसे सत्ता प्राप्त कर लें, संपत्ति प्राप्त कर लें, उसके उल्टे एक दूसरी होड़ थी क्रांतिकारी और देशभक्तों के बीच कि हम कितना त्याग करते हैं। और इसका जो है सो ज्वलंत उदाहरण अगर हमको देखने को मिलता है तो चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन में देखने को मिलता है, जिन्होंने देश से कुछ लिया नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देश को केवल दिया ही दिया, लिया कुछ नहीं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।